हेलो एवरीवन, आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन लॉ वीडास यूट्यूब चैनल। और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एआईबी के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के प्रीवियस या क्वेश्चन की जो कि एआईबी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस फ्रॉम एआईबी 19 से लेकर के एआईबी 12 तक, ठीक है। एंड बिफोर बिगनिंग दिस सेशन मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, हमने एआईबी के सारे ही क्वेश्चन पेपर्स जो है वो सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर किए हैं इन पीडीएफ फॉर्मेट, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज अरेंज पीवाईक्यूज हैं, सारे ही सब्जेक्ट्स के क्लीन आंसर कीज हैं, ठीक है। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस का कंपाइलेशन वगैरह भी है, ठीक है। और अगर आपको ये इंटायर एआईबी पीवाईक्यू का सेट परचेज करना है, बाय करना है अलॉन्ग विद इट्स आंसर कीज, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज ईमेल, जिसकी जो डिटेल्स है, स्पेसिफिक डिटेल्स, वो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब आज की वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस ऑफ एआईबी 19 व्हिच आर रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इन विच केस अ प्रिजन इनमेट सेंट अ लेटर टू द सुप्रीम कोर्ट डिस्क्राइबिंग फिजिकल टॉर्चर व्हिच बिकेम अ पायनियर इन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दो द कोर्ट लेटर अबैंडन्ड द प्रैक्टिस ऑफ कंसिडरिंग लेटर्स, ठीक है। तो ये कौन सा केस था? ये केस था हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन रेफर्स टू द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ पीआईएल इन इंडिया। और इस केस में एक लेटर से जो केस है वो इनिशिएट हुआ था, और इसमें अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के जो सिचुएशन है, हालात थे उनके, वो एक्सपोज हुए थे। एंड सुप्रीम कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल को आर्टिकल 20 का पार्ट डिक्लेयर किया था इसी पर्टिकुलर केस में। एंड दिस लेटर बिकेम द फर्स्ट बिग इग्निशन ऑफ पीआईएल मूवमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। जो दूसरा ऑप्शन है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का, ये केस जो है ये भी पीआईएल मतलब का ही केस है, ठीक है, लेकिन ये हुसैन आरा से पहले का केस है। एंड तीसरा ऑप्शन जो है वो बॉन्डेड लेबर का केस है। एंड जो लास्ट है नरसिम्हा राव का केस, ये पीआईएल नहीं है, इसलिए ये सारी ऑप्शंस गलत हैं। The next question is कि in the early 1980s, a social activist group discovered severe exploitation of laborers working in stone quarries near Delhi. The workers, including many children, were working in extremely hazardous conditions, living in makeshift shelters, and were trapped in forced labor. The Supreme Court recognized the right against forced labor as a fundamental right derived from which article? तो कौन सा आर्टिकल था वो? तो it was आर्टिकल 21, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एंड ये जो केस है दैट इज द केस ऑफ पीयूडीआर, दैट इज पीपल्स यूनियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जहाँ चाइल्ड लेबर प्लस बॉन्डेड लेबर के एक्सप्लॉयटेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट अगेंस्ट फोर्स लेबर जो है वो पार्ट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अंडर आर्टिकल 21। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इन पीआईएल केसेस जो कोर्ट है वो एक पैसिव रोल प्ले करती है, सेम जो कि वो ट्रेडिशनल केसेस में प्ले करती है। एंड दूसरा स्टेटमेंट इज कि पीआईएल जो है वो प्राइमरीली फोकस्ड है ऑन इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स पे। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो फॉल्स हैं, वो गलत हैं, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि पीआईएल में कोर्ट का जो रोल होता है वो एक्टिव होता है, प्रोएक्टिव होता है, ठीक है, और सोशल जस्टिस जुडिशरी जो है वो यूज़ करता है। और जो पीआईएल होते हैं वो पब्लिक रॉन्ग्स के लिए होते हैं, ना कि पर्सनल डिस्प्यूट्स के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। The next question is कि given below are two statements, one labeled as assertion and the other as reason. तो ये assertion and reasoning based वाला question है। Assertion says that the concept of locus standi is relaxed in PIL cases. तो ये सही है। Then reason इसका क्या provided है कि PIL allows any public spirited person to approach the court on behalf of those who cannot represent themselves, ठीक है। तो ये भी सही है, मतलब reasoning इसकी provided है। तो correct option जो हो जाता है वो हो जाता है आपका option number A, that is both A and R are true, एंड आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन से केस को हम कंसिडर कर सकते हैं एज द फर्स्ट रिपोर्टेड केस ऑफ पीआईएल इन इंडिया। तो जो गिवन केसेस हैं उसमें से पहला केस इज एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दूसरा केस इज हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, देन एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड देन वी हैव कल्याणेश्वरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो केस है दैट वाज द फर्स्ट रिपोर्टेड केस ऑफ पीआईएल इन इंडिया। नेक्स्ट इज कि इंडिया में फादर ऑफ पीआईएल किसको कंसिडर किया जाता है? तो वो कंसिडर किया जाता है जस्टिस पीएन भागवती को, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जस्टिस पीएन भागवती पीआईएल कॉन्सेप्ट को सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया और सिस्टमेटिकली उनको उसको डेवलप किया, और उन्होंने पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स केस में पैनलिंग जजमेंट दी, जहाँ डिटेल्ड जो पीआईएल गाइडलाइंस थी वो लिखी थी, ठीक है।
और जस्टिस भागवती का विजन था जुडिशियल सिस्टम को एक्सेस ओरिएंटेड बनाना, वनरेबल पीपल के लिए जो डोर है वो ओपन करना, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ पीआईएल नॉट बी फाइल्ड, इनमें से किसके अगेंस्ट पीआईएल जो है वो फाइल नहीं की जा सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल की जा सकती है, वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी पीआईएल फाइल की जा सकती है, लेकिन किसी भी प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट पीआईएल नहीं फाइल की जा सकती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पीआईएल स्ट्रिक्टली पब्लिक लॉ मैकेनिज्म है, स्टेट एक्शन और वॉयलेशन के अगेंस्ट ही फाइल होता है, और प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट डायरेक्ट पीआईएल नहीं होती है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 डेफिनेशन में स्टेट डिफाइन होते हैं, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज एक्सेट्रा, ठीक है। इसीलिए इनके अगेंस्ट जो पीआईएल है वो फाइल नहीं कर सकते हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में। द नेक्स्ट इज की इन लाइट ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज कैन अ पीआईएल नॉट बी एंटरटेन्ड बाय द कोर्ट, ठीक है। तो इसमें पहला है इसकी बॉन्डेड लेबर मैटर्स के केस में, तो इसमें किया जा सकता है। देन पेटिशन फ्रॉम जेल फॉर प्री मेच्योर रिलीज, तो इसमें नहीं किया जा सकता है। सो दिस इज अ वेरी करेक्ट ऑप्शन। सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल प्रैक्टिस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए गाइडलाइंस इशू किए हैं। बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड वेलफेयर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्राइम रिपोर्टिंग, ये सब जेन्युइन पीआईएल मैटर्स है और कोर्ट इनको एंटरटेन करता है। लेकिन प्री मेच्योर रिलीज पेटिशन ये पर्सनल या फिर प्राइवेट इंटरेस्ट का मैटर है, यहाँ पे इंडिविजुअल प्रिजनर का पर्सनल एप्लीकेशन इन्वॉल्व है, और इसी वजह से ये पीआईएल के स्कोप में नहीं आता है, क्योंकि सिर्फ एक इंडिविजुअल के केस को एड्रेस कर रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट एंगल से ये कहीं भी नहीं है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ केसेस विल नॉट बी एंटरटेन्ड एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। फैमिली पेंशन ये एंटरटेन किया जाएगा, पेटिशंस फ्रॉम राइट विक्टिम्स ये भी एंटरटेन किया जाएगा, द नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन ये भी एंटरटेन किया जाएगा, लेकिन जो लैंडलॉर्ड टेनेंट का मैटर है वो नहीं किया जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगेन जो पीआईएल है वो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है, और फैमिली पेंशन केस में अगर विडो को पेंशन नहीं मिल रही है तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसी का जो है वो वॉयलेशन है, इसलिए वहाँ पे एक सोशल वेलफेयर एंगल इन्वॉल्व है और उस केस में पीआईएल फाइल हो सकती है। लेकिन जो आपका ये लैंडलॉर्ड टेनेंट का डिस्प्यूट है ये प्योरली प्राइवेट प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट मैटर है, रेंट पेमेंट हो गया या एविक्शन हो गया, लीज के टर्म्स हो गए, तो ये प्राइवेट लॉ का डोमेन है, पब्लिक इंटरेस्ट एलिमेंट इसमें यहाँ नहीं है, तो इसीलिए ये पीआईएल के स्कोप से बाहर हो जाता है। Then next, again, the very same question that who is known as the father of public interest litigation in India? So option number D, that is Justice P. N. Bhagwati, is the correct option. Then which of the following is not a real purpose of public interest litigation? Number one is vindication of the rule of law. Number two, facilitate effective access to justice. Number three, meaningful realization of fundamental rights, या फिर getting famous and making wealth. तो जो real purpose नहीं है वो है option number D कि getting famous and making wealth, ठीक है। पीआईएल के एक्चुअल पर्पसेस जो है वो यही है, रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, जस्टिस एक्सेसिबल बनाना वनरेबल पीपल्स के लिए, फंडामेंटल राइट्स का मीनिंगफुल इम्प्लीमेंटेशन करना, ठीक है, ये सारे ही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। द नेक्स्ट इज की इन हुसैनारा खातून वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार डैश emerged एज अ बेसिक फंडामेंटल राइट। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, राइट टू स्पीडी जस्टिस। इस केस में वेमेन प्रिजनर प्रोलॉन्ग डिटेंशन में थी और जो उसका ट्रायल है वो डिले हो रहा था, किसी भी टाइप का कोई लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने रिकग्नाइज किया कि स्पीडी ट्रायल प्लस लीगल एड प्रिजनर का फंडामेंटल राइट है, और ये पीआईएल से इमर्ज हुआ कि वनरेबल डिफेंडेंट को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है और ट्रायल्स जो है वो ईयर्स उसमें लगता है, ठीक है। तो इसी केस में स्पीडी जस्टिस प्लस लीगल एड का जो है वो कॉन्सेप्ट आया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मिस यूज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ पीआईएल मीन्स व्हाट। Filing PIL for protection of private interest, correct option. Filing PIL for oblique motive, this is also correct. And filing PIL only for publicity, this is also correct. So option number 4 जो है वो correct हो जाता है। PIL misuse का ये तीनों ही वे जो है उसमें cover हो रहा है। The next is कि the phrase file a PIL ostensibly in public interest but in fact to serve personal or private interest means what? So option number 1 is filing PIL for protection of public interest, no. Filing PIL for protection of both public and private interest, no. Filing PIL for protection of only private interest, no. या फिर लास्ट is कि filing PIL alleging it to be public interest but actually seeking protection of private interest. So this is the correct option, option number 4, ठीक है। यहाँ पे ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये डिसेप्टिव यूज़ को डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है। ऑस्टेंसिबली का मतलब जो होता है वो एपरेंटली होता है, फिर सीमिंगली होता है, मतलब कि सरफेस पर पब्लिक इंटरेस्ट दिखता है लेकिन एक्चुअली वो अपने प्राइवेट बेनिफिट को सीक कर रहा है या उसको फुलफिल करना चाह रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज की फाइलिंग ऑफ फ्रिवलस पीआईएल्स रिजल्ट्स इन व्हाट, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। नंबर 1 इज की जो बैकलॉग ऑफ केसेस है वो इंक्रीज होता है, जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट होते हैं, और लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम फॉर हियरिंग अदर जेन्युइन केसेस। तो ये सारे ही कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं
इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। फ्रिवलेस पीआईएल्स की प्रैक्टिकल इम्पैक्ट्स कोर्ट में जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड होते हैं, ठीक है। हर फॉल्स पीआईएल होने से कोर्ट का जो जुडिशियल टाइम है वो वेस्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट इज की द यूटिलिटी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है। नंबर 1 इसकी लिबरलाइज्ड लोकस स्टैंड है, या फिर द प्रोसीडिंग्स आर नॉन एडवर्सेरियल, या फिर प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स आर लिबरलाइज्ड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। पीआईएल सिस्टम के ये तीनों ही की एडवांटेजेस हैं। लिबरलाइज्ड लोकस स्टैंड का मतलब है कि नॉर्मल लिटिगेशन में सिर्फ डायरेक्टली अफेक्टेड पार्टी जो है वो स्टैंड ले सकता है, लेकिन पीआईएल में कोई भी सिटीजन, कोई भी एनजीओ ऑन बिहाफ ऑफ दैट अफेक्टेड कम्युनिटी, ठीक है, वो जाके केस को इनिशिएट कर सकता है, फाइल कर सकता है। देन नॉन एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग्स का मतलब ये है कि ट्रेडिशनल केसेस में एडवर्सेरियल मतलब प्रोसीडिंग्स होती है, मतलब कि वहाँ पे प्रोसिक्यूशन वर्सेस अक्यूज्ड या फिर प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट ऐसे होता है, लेकिन पीआईएल में कोर्ट और लॉयर कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन जो है वो करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट सीख करते हैं। यहाँ पे कोई भी लूजर या फिर विनर वाला फॉर्मेट नहीं होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द पेटिशनर, a professor of political science who had done substantial research and deeply interested in ensuring proper implementation of the constitutional provisions, challenged the practice followed by the state of Bihar in re-promulgating a number of ordinances without getting the approval of the legislature. The court held that the petitioner, as a member of public, has sufficient interest to maintain a petition under Article 32. ये जो स्टेटमेंट है ये कौन से केस से रिलेटेड है। सो ये आपका रिलेटेड है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। 1987 का ये केस है। डीसी वाधवा वर्सेस ये स्टेट ऑफ बिहार के केस में पीआईएल डॉक्ट्रिन जो है एक लैंडमार्क था। कोर्ट ने रूल एस्टैब्लिश किया कि पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन चाहे डायरेक्टली इफेक्ट ना हो, सफिशिएंट इंटरेस्ट जो है वो क्लेम कर सकता है पब्लिक लॉ वॉलेशन के अगेंस्ट, और प्रोफेसर वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और रिसर्च बैक कंसर्न रखता है, ठीक है, उसके पास वो स्टैंडिंग है। देन नेक्स्ट इज की वेयर अ लीगल रॉन्ग और अ लीगल इंजरी इज कॉज टू अ पर्सन और टू अ डिटर्मिनेट क्लास ऑफ पर्सन by reason of violation of any constitutional or legal right, or any burden is imposed in contravention of any constitutional or legal provision, or without authority of law, or any such legal wrong or legal injury or illegal burden is threatened, and such person or determinate class of persons by reasons of poverty, helplessness or disability, ठीक है। ये जस्टिस बी जो पीएन भगवती है उन्होंने कहा था। ये कौन से केस में कहा था, तो ये कहा था उन्होंने पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इस केस में जस्टिस भागवती ने कॉम्प्रिहेंसिव पीआईएल की जो डेफिनेशन है वो दी थी, और वनरेबल पर्सन के बिहाफ पे पीआईएल जो है वो फाइल करने का राइट एक्सप्लेन किया था। देन नेक्स्ट इज की कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटिशन ये इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट। किस केस में, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा के केस में। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्यूरेटिव पिटिशन का कॉन्सेप्ट एक रेयर रेमेडी होता है जब जजमेंट मतलब सो ग्रेव इनजस्टिस कॉज कर रही हो, और नॉर्मल रिव्यू पिटिशन का स्कोप अगर नहीं अवेलेबल होता है तो यहाँ पे आप क्यूरेटिव पिटिशन फाइल कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज रिलैक्सेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। so it is relaxation of only locus standi and not jurisdiction. So option number 2 is the correct option. Then next is ki which of the following is not a case of public interest litigation. So इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। केशवानंद भारती केस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिमिट्स पर लैंडमार्क केस था, फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के केस में, लेकिन ये पीआईएल नेचर का नहीं था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का केस था वेयर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चैलेंज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट ऑप्शन है। द नेक्स्ट इज की विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स कैन नॉट एंटरटेन अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो है वही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को एंटरटेन कर सकती हैं अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 रिस्पेक्टिवली, लेकिन जो आपका ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जुरिस्डिक्शन रखता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पीआईएल की कोई भी अथॉरिटी इसमें नहीं होती है, तो इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इसलिए मतलब जो पीआईएल्स हैं वो स्ट्रिक्टली आर्टिकल 32 दैट इज द सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट के अंडर में फाइल होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स में नहीं होती है। नेक्स्ट इसकी कौन सी कंट्री से पीआईएल का कॉन्सेप्ट जो है वो ओरिजिनेट हुआ था, तो वो ओरिजिनेट हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 से, ठीक है, यहाँ से। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलप किया था, ठीक है। और यहाँ जो यूएसए था उसमें 1960s से लेकर के 70s में पीआईएल मूवमेंट जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। Then next is ki who was the Chief Justice of India when the concept of PIL was introduced to Indian judicial system. So the Chief Justice was Justice P.N. Bhagwati. Option number 4 is the correct option.
Then next is ki the Supreme Court of India issued a number of directions for the prevention of women in various forms of prostitution and to rehabilitate their children through various welfare measures, and so as to provide them with dignity of person, means of livelihood, and socio-economic development. In the case of what? So what was the case name? That was Gaurav Jain versus Union of India. Option number 2 is the correct option. The next question is कि हु कैन मूव पीआईएल इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. नंबर वन इज कि कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन, या फिर कोई भी एनजीओ या फिर एसोसिएशन जो कि पब्लिक स्पिरिट रखता हो, या फिर कोई भी ग्रुप ऑफ पब्लिक स्पिरिटेड पर्संस जिनका कोई भी किसी भी तरह का पर्सनल इंटरेस्ट ना हो. एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दी अबव. सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हेयर इज ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी अबव. ठीक है, तो पीआईएल फ्लेक्सिबिलिटी देता है इंडिविजुअल पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन को, चाहे वो टीचर हो, एक्टिविस्ट हो, कोई भी हो, एनजीओ हो, एसोसिएशन हो, ठीक है, या फिर कोई भी ग्रुप ऑफ सिटीजन हो, कि सब जो है वो पीआईएल को फाइल कर सकते हैं. की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि पब्लिक स्पिरिट और पब्लिक इंटरेस्ट पे जो है फोकस होना चाहिए, ना कि पर्सनल इंटरेस्ट पे. तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. देन इनमें से कौन सा केस जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट का केस है? तो जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव, ये करेक्ट ऑप्शन है. बिकॉज विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, मिनर्वा मिल्स और म्यूनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्दी चंद, ये सारे ही केसेस जो है वो पीआईएल के केसेस हैं. विशाखा का जो केस है वो वुमेन के राइट से है, दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट इन ऑल इन वर्क प्लेसेस. मिनर्वा मिल्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन का केस है. ठीक है, तो इसलिए तीनों ही पीआईएल के केसेस हैं. देन दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑफ 1995. In this PIL, which issue was exposed before the court? So the issue exposed was number one, that is the plight of this domestic maids who were sexually assaulted by army men. Option number 1 is the correct option over here. ठीक है, अब with this we have completed all the question answers related to the PIL which were asked in the this AIB examinations previously. अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे किसी दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर में. टिल देन, थैंक यू.